सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कोई पाठ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं ये केवल पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए आपकी पुस्तक में यहाँ पे देखिए पाठ के अतिरिक्त कुछ और भी दिया हुआ जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और यहाँ से कुछ मनोरंजन चीजें, और देखिए बच्चों यहाँ से इन्हें पढ़कर हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है बच्चों। देखिए तो हमें इसमें पढ़ना है हमारे जो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, वैसे तो आपको कई सारी चीजों के बारे में पता होगा, पर चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना। ये हम जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, अब स्वतंत्र है ना। अब देखिए हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक मतलब चिन्ह होते हैं, है ना बच्चों। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो बच्चों देखिए हर देश में उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं ना, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह माने जाते हैं, ठीक है। और देखिए आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर वो एक चिन्ह हमने लगा दिया तो वो आपका जो चिन्ह है वो हमारे पूरे विश्व में मान्य होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी वजह से हमें हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है मतलब जो हमारे प्रतीक है उनके लिए हमें उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और सदा उनका सम्मान करना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं हमारे कौन से ये प्रतीक हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है हमारा कौन, ये है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ठीक है। देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है ना बच्चों। हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है, ठीक है। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, ठीक है। अब देखिए तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग ये वाला, ठीक है, मध्य में सफेद रंग ये, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं सबसे पहले केसरिया है, फिर सफेद है और फिर हरा रंग है, ठीक है, गहरा हरा रंग। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, केसरिया रंग, ठीक है। केसरिया रंग जो है वो वीरता और बलिदान का सूचक है। हाँ बच्चों हम जानते हैं ना, हमारे कई वीरों ने हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है ना हमारे देश को आजाद कराने के लिए। तो देखिए ये जो है हमारा केसरिया रंग वो क्या करता है, वो हमारे बलिदान का, ठीक है, वीरता और बलिदान का सूचक है, ठीक है बच्चों। सफेद रंग जो है वो सच्चाई और शांति का सूचक है, ठीक है। अब देखिए तिरंगे का हरा रंग, ठीक है, देश की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। तो बच्चों देखिए हमारे तिरंगे में 3 रंग है और तीनों की अलग अलग पहचान है, ठीक है बच्चों। और देखिए तीनों ही अपने अपने अस्तित्व में क्या बताते हैं इनका भी हमने देखा, ठीक है। जो हरा रंग है वो हमारे देश की समृद्धि और खुशहाली को बताता है, ठीक है बच्चों। सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक नीले रंग का चक्र है ना बच्चों। इस चक्र में 24 कमानियां हैं बच्चों। आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या है, 24 कमानियां हैं, ठीक है, जो प्रगति की सूचक है बच्चों। तो ये जो कमानियां हैं बीच में जो चक्र है ये हमें बताता है हमारी प्रगति की ओर, है ना बच्चों। आप जानते हैं कि हमारा ये जो देश है वो दिन पर दिन क्या कर रहा है, विकास कर रहा है ना बच्चों। इसीलिए हमारे जो तिरंगा है इसमें जो चक्र है वो क्या बताता है, वो प्रगति को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। देखिए बच्चों तो अब है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए देखिए क्या है, यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है बच्चों। आप जानते देखिए देखिए बच्चों तो ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारे देखिए सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में बनाया गया था एक स्तंभ, ठीक है। उन्होंने सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया था, तो ये उसके ऊपरी भाग से लिया गया है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसमें 4 सिंह हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे 4 शेर हैं, 1 2 3 और एक इसके पीछे है, ठीक है। तो इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हुए, ठीक है, एक दूसरे के अंदर ऐसे पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं, ठीक है। इसी कारण एक सिंह सामने से दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना बच्चों। एक शेर कहाँ पे, इसके पीछे है, ठीक है। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है, देख सकते हैं वहां पे, यहाँ पे क्या है, एक चक्र है, ठीक है, बीचों बीच में, ठीक है बच्चों। देखिए ये चारों तरफ है, एक चक्र यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, एक ये भी है और एक इसके बिल्कुल पीछे है, ठीक है बच्चों। तो 4 चक्र हैं। इसकी दाहिनी ओर देखिए बच्चों, इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर अश्व है,
ठीक है, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसकी दाईं ओर और बाईं ओर क्या है, वृषभ है और अश्व है, ठीक है, मतलब एक घोड़ा है, ठीक है। चलिए बच्चों, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, देखिए बच्चों नीचे लिखा है क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है। देखिए इसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। देखिए बच्चों ये हमारा चिन्ह है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, क्या, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, तो ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आपने देखा होगा, जो हमारे जैसे हमारे जो पैसे हैं, है ना, हमारा कोई भी जैसे सिक्का है या नोट है, हर किसी में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना बच्चों, आप जानते हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम आगे करते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु के बारे में। चलिए बच्चों, तो राष्ट्रीय पशु के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्तिशाली होने के कारण इसे यह दर्जा मिला है। तो बच्चों आप देखिए ऐसे तो हमारे भारत में कई तरीके के जानवर मिलते हैं, है ना, पशु पक्षी मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमने बाघ को ही अपना राष्ट्रीय पशु क्यों माना है, वो इसलिए क्योंकि इसका एक तो आकर्षक रंग है, दूसरा ये विचित्र आकृति का है, और तीसरा इसके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से हमने इसको अपना एक राष्ट्रीय पशु माना है, ठीक है बच्चों। देखो अब बाघ की 8 प्रजातियां हैं, ठीक है। देखिए भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। बच्चों देखिए वैसे तो बाघ की 8 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग देशों में होंगी, है ना, लेकिन हमारे भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है बच्चों। देखिए अब बाघों का अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है ना बच्चों। देखिए परंतु भारत सरकार ने बाघों के शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियम व कानून बनाए हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। बच्चों देखिए हम जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बाघों का शिकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे उनकी जो खाल होती है वो बहुत कीमती होती है ना, उनसे अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों कई लोग जो हैं वो इनका शिकार करते हैं, इसी वजह से बाघों की संख्या जो है हमारे भारत में कम होती जा रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने क्या किया है, कई ऐसे नियम बनाए हैं, कई ऐसे कड़क, मतलब आप कह सकते हैं ऐसे नियम लागू किए हैं जिसकी वजह से कोई भी शिकार नहीं कर सकता बाघ का, ठीक है, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है बच्चों। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, ठीक है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए और बच्चों अब हमारे वर्तमान समय में भारत में जितनी बाघों की संख्या है वो है 3000, ठीक है बच्चों, 3000 के आसपास है। चलिए बच्चों, तो आपको समझ आ गया बाघ के बारे में। आइए बच्चों अब हम करते हैं राष्ट्रीय पक्षी। देखिए बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। देखिए तो ये क्या है बच्चों, देखिए ये किसका चित्र है, ये है मोर का चित्र, है ना बच्चों। सबको बहुत पसंद है ना मोर। सब लोग जब पार्क जाते हैं या फिर जब कभी भी चिड़ियाघर जाते हैं तो सब लोग बहुत ही प्यार से मोर को देखते हैं ना बच्चों। और इनके जो पंख हैं अगर किसी को मिल जाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते हैं। क्या आप भी रखते होंगे, है ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इनके बारे में। देखो बच्चों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। बच्चों देखिए सबसे सुंदर में हम कह सकते हैं कि सुंदरों में से एक पक्षी माना जाता है मोर, ठीक है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे अत्यंत आकर्षक बना देते हैं। बच्चों देखिए मोर कैसा होता है, मोर की जो गर्दन होती है नीली होती है, इसकी जो पूरा शरीर है वो कैसा होता है, नीला होता है, बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं चमकीला होता है, ठीक है बच्चों। और देखिए अब क्या होता है, देखिए इसकी छाती, इसकी लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगते हैं, ठीक है। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है ना बच्चों। आपने सभी ने कभी ना कभी तो मोर को देखा होगा बारिश में बच्चों आप में से सभी ने कभी ना कभी तो मोर को बारिश में नाचते हुए देखा होगा, है ना बच्चों। तो जब ये बारिश में नृत्य करता है अपने पूरे पंख ऐसे फैलाकर, तो वो बहुत ही ज्यादा मनोरम दृश्य लगता है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए मोर के सुंदर पंखों से अनेक प्रकार की सजावट की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। बच्चों देखिए इनके पंखों से, बच्चों आपने देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि जो कृष्ण जी हैं उनके मुकुट पे मोर का पंख धारण किया जाता है ना बच्चों। तो सबने अपने घरों में कृष्ण जी जो हैं उनके सर पर आपने देखा होगा कि मोर का पंख होता है ना बच्चों। और कई बच्चों के पुस्तकों में भी मोर का पंख मिल सकता है ना बच्चों, क्योंकि वो उसे बड़े संभाल के रखते हैं ना बच्चों। चलिए तो देखिए आपने देखा कि मोर क्यों हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, क्यों, क्योंकि इसकी सुंदरता विशाल है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों अब हम करते हैं
राष्ट्रगान। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों राष्ट्रगान मतलब क्या होता है, हमारे राष्ट्र का गाना। चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम जानते हैं ना बच्चों, सबसे पहले जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो हमारी सुबह सुबह प्रार्थना होती है ना बच्चों, और प्रार्थना में आप उसके अंत में क्या करते हैं, सावधान की मुद्रा में क्या करते हैं बताइए, राष्ट्रीय गान गाते हैं ना बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने वाले कौन थे, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब देखिए 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसकी अपनी अलग धुन है जिसे राष्ट्रीय धुन कहते हैं बच्चों, तो इसको गाने की एक अपनी अलग धुन है। ठीक है, इसको किसी और धुन में नहीं गाया जा सकता, तो बच्चों इसे किसी और धुन में नहीं गाया जा सकता। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो धुन बनाई गई है राष्ट्रीय धुन, उसी में से गाना होता है। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। तो बच्चों देखिए, बच्चों आपने कभी भी ऐसा देखा होगा, जब भी हम गाते हैं हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालयों में, तो जब भी हम गाते हैं तो हमेशा हमें 52 सेकंड ही लगते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा एक नियम है यहाँ पे। ठीक है, आप कह सकते हैं हमारी राष्ट्रीय धुन है, और हमारा ये नियम है कि ये हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड में ही खत्म होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए आपने, ये है रविंद्रनाथ टैगोर जिनके द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। आइए बच्चों, देखिए बच्चों राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो देखिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, वंदे मातरम ही तो हमारे स्कूल में गाया जाता है ना बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, है ना बच्चों। देखिए इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, इनके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने लिखा था। तो देखिए बच्चों ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा था। ठीक है बच्चों, देखिए इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा गया था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जब चलाया गया था तब हमारा ये लिखा गया था। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। ठीक है, वंदे मातरम का नारा भी उस समय हर भारतवासी के अधिवेशन में गाया गया था। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब भी हमारे आंदोलन चलाए गए थे, जब भी हमारे देशभक्तों ने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संविधान में हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, या फिर जो भी आंदोलन चलाए, सभी में एक नारा सबसे ज्यादा विख्यात था। कौन सा, वंदे मातरम, है ना बच्चों। सभी ने सुना होगा ये वाला नारा। तो इसीलिए हमने देखा कि ये हमारा कौन सा गीत है, हमारा। तो बच्चों देखिए इसी वजह से ये जो है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, विशेष भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है, और राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखिए हमने ये पूरा कर लिया है। देखिए बच्चों हमने इसके माध्यम से कितनी अच्छी नई चीजें जानी है कि हमारी राष्ट्रीय के कौन कौन से अच्छे। देखिए बच्चों, तो हमने ये पढ़कर क्या क्या जाना है, हमने बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय चिन्हों, उनके प्रतीकों और कई सारे ऐसे जीव जंतुओं के बारे में जाना है जो कि हमारे राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये हमने पूरा कर लिया है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अब ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और याद रहेंगी, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।